Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. गरिमा, आपका लेसन प्लान चेक हो गया है? ठीक है। Yes, ma'am. मोस्टली सही है वो, लेकिन कहीं कहीं पे माइनर करेक्शन है, तो उसको क्लास के बाद डिस्कस कर लेते हैं। या प्रिया, नेक्स्ट किसका लेसन प्लान सेंड कर रहे हो चेक करने के लिए? मैम अनिल का, अनिल नाथ गोस्वामी। ठीक है, अनिल का भेज दो और दोनों प्लान इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे। ओके मैम। क्या? और गरिमा, तुम्हारी में गलतियां ज्यादा नहीं है, इसलिए ऑलमोस्ट डन है। वो थोड़ा बहुत करेक्शन है, वो मैं करा दूंगी। Okay, ma'am. ठीक, तो आज स्टार्ट करते हैं। हम वैल्यूज डिस्कस कर रहे थे ना? Yes, ma'am. जी मैम। वैल्यूज ऑफ साइंस टीचिंग, जिसमें हमने इंटेलेक्चुअल वैल्यू कर लिया था, है ना? जी मैम। तो आज डिस्कस करते हैं हम प्रैक्टिकल वैल्यू पे। चलिए प्रैक्टिकल वैल्यू में आ जाते हैं। प्रैक्टिकल वैल्यू जो था हमारा, जिसे हम यूटिलिटेरियन वैल्यू भी कहते हैं, या यूटिलिटेरियन वैल्यूज भी कहते हैं। प्रैक्टिकल और यूटिलिटेरियन वैल्यूज की अगर हम बात करें तो ये है क्या? तो जो प्रैक्टिकल वैल्यू है, एक समय था जब हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, या उस टाइम की अगर हम बात करें तो डोमिनेंस ऑफ सब्जेक्ट की बात करें तो दर्शन शास्त्र था, मनोविज्ञान था, समाज शास्त्र था, अर्थशास्त्र था, या जो कला से संबंधित जो क्या है वो युद्ध से संबंधित जो कौशल थे, वो सारी चीजें जो थी वो प्रभावी थी। और प्रभाव इतना ज्यादा था कि उसके बगैर, उस विषय के बगैर एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं की जा सकती थी। ठीक है, तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि चेंजेस आए। आपने देखा कि समय बदलता गया और डिमांड के अकॉर्डिंग चीजें बदली। और साथ में हम यहाँ जो डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंस के बाद की बात कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंस के बाद आपने डेवलपमेंट देखा है कि किस तरीके से साइंस को करिकुलम में इंक्लूड किया गया, कितनी कमिटीज बनी, कितने रिकमेंडेशंस आए, उनपे किस तरीके से एक्शन हुआ, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि साइंस के महत्व को समझा जाने लगा था, उसका दैनिक जीवन में प्रयोग को समझा जाने लगा था। तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आ गया कि जो साइंस था हमारा, वो मतलब साइंस ने इस तरीके से अपना आधिपत्य जमाया कि इसकी महत्व इतनी बढ़ गई कि वो एक साइंस बेस्ड वर्ल्ड जैसा बन गया। ठीक है, तो साइंस बेस्ड वर्ल्ड जैसा बन गया, तो इसका मतलब यह है कि हमारे डे टू डे लाइफ में जितनी भी चीजें हो रही थी, साइंस के बगैर हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो क्या क्या चीजें थी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे लाइफ में ये इंक्लूड हुआ है और कैसे हम इसके बगैर सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं, जो कि इसका यूटिलिटेरियन वैल्यू है या प्रैक्टिकल वैल्यू, कि किस तरीके से साइंस एज ए सब्जेक्ट तो हम जो पढ़ रहे हैं पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। और वो कौन कौन सी चीजें शामिल हो रही थी उसको देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले साइंस में हम किन चीजों को ले रहे हैं, तो एक आता है हमारा ट्रांसपोर्ट, है ना? यातायात हो गया। फिर in the field of engineering, ठीक, इंजीनियरिंग के भी अलग अलग ब्रांचेस हैं। और हमारे डे टू डे लाइफ में जैसे हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ले लें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग को ले लें, इलेक्ट्रॉनिक्स को ले लें, तो हर फील्ड में, इंजीनियरिंग के हर फील्ड में साइंस की जरूरत थी। ठीक है, इन
हेल्थ, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ हेल्थ कर लो। चलो रब कर देती हूँ मैं, इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। सोच सकते हैं साइंस की उपयोगिता, है ना। हेल्थ के फील्ड में क्या, जैसे अगर हम बात करें एंटीबायोटिक के खोज की बात कर लें या किसी भी इन्वेंशन की बात कर लें, मतलब अगर हेल्थ के फील्ड में साइंस का कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो शायद ह्यूमन सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाता। ठीक, तो इन द फील्ड ऑफ हेल्थ के बाद आगे बढ़ते हैं। इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, ठीक है, इस फील्ड में सबसे ज्यादा जरूरी है, इसकी वजह से ही हम जो कुछ भी देख रहे हैं रिसर्च के परिणाम से, ट्रांसपोर्ट है, इंजीनियरिंग है, हेल्थ है, कोई भी फील्ड का जो प्रोडक्ट है वो रिसर्च के थ्रू ही, मतलब रिसर्च के प्रोसेस से होकर ही गुजरता है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, है ना, देख ही रहे हैं कितने डैम्स एंड पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इकलौता हमारे उत्तराखंड में ही गिनने लग जाए तो कितने मिल जाएंगे। इन द फील्ड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, देख रहे हैं यूटिलिटेरियन वैल्यू की दैनिक जीवन में हम किस किस क्षेत्र में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे चर्चा हो रही है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फॉर हाई लिविंग ह्यूमन स्टैंडर्ड, हाई लिविंग ह्यूमन स्टैंडर्ड, ठीक है। हम अपने लाइफ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई वर्ड नहीं कर सकते हैं, चाहे हमारे कम्युनिकेशन से संबंधित हो तो हाथ में मोबाइल है, चाहे अभी हम एक दूसरे से इतना दूर बैठ के भी पढ़ाई कर पा रहे हैं वर्चुअल मोड से, तो साइंस की वजह से ही। तो हाई लिविंग स्टैंडर्ड की बात, देश छोड़ो विदेश में बैठे लोगों से हम ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, वर्चुअल मीटिंग्स कर सकते हैं, है ना। घर में अगर मसाले पीसने की बात ही कर लें तो सिलबट्टा छोड़ के हम मिक्सी पे आ गए, कपड़े धोने की बात कर लें तो वॉशिंग मशीन हमारे सामने दिखाई देता है ना, बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर है, कपड़े सुखाने के लिए ड्रायर है, ऑल थिंग्स जो कुछ भी है ह्यूमन लाइफ स्टैंडर्ड को इनहांस करने के लिए, उन सब में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा, वही बात है, लिविंग स्टैंडर्ड में टेक्नोलॉजी को इंक्लूड कर दो तो पॉइंट को नहीं बढ़ाते हैं। इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर लें, उसमें सब कुछ आ जाएगा। इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसी में वो टेक्नोलॉजी को भी शामिल कर दिया, इंफॉर्मेशन को भी कर दिया। उसके बाद चलिए इतना ही काफी है। ठीक, तो अगर हम साइंस के यूटिलिटेरियन और प्रैक्टिकल वैल्यू की बात करें, कि जैसा मैंने अभी कहा कि एक टाइम आया कि साइंस बेस्ड वर्ल्ड की बात हुई और आज हमारा वर्ल्ड जो है बिल्कुल साइंस बेस्ड ही है। हम एक भी सांस नहीं ले सकते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर। ठीक, तो क्यों, क्योंकि इसका जो यूटिलिटेरियन वैल्यू है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि सिर्फ हम इसको एज ए सब्जेक्ट, एज ए डिसिप्लिन नहीं पढ़ते हैं, डे टू डे लाइफ में जितने भी रिसर्च हुए उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है हमारे पास, या फिर इंजीनियरिंग के फील्ड की हम बात कर लें, या हम हेल्थ फील्ड में चले जाएं, या हम एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें, है ना, या फिर हम ह्यूमन लाइफ के स्टैंडर्ड को इनहांस करने की बात करें, या किसी प्रकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो साइंस का ही प्रयोग हम यहाँ
करते हैं, यही साइंस का जो है यूटिलिटेरियन वैल्यू। ये साइंस इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि एज ए डिसिप्लिन जब हम इसे ऑप्ट करते हैं और प्रोसेस करते हैं, रिसर्च होते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे सामने आउटपुट के फॉर्म में दिखाई देती हैं। तो इतना आपने देखा यूटिलिटेरियन वैल्यू को। क्लियर है? जी मैम। चलिए, लिख लिया है सबने? रब कर दूं? यस मैम। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा मोरल वैल्यू। मोरल वैल्यू, ठीक है। मोरल वैल्यू की बात कर देते हैं। तो बात मोरल एक कॉन्सेप्ट है जिसके मतलब मोरल का क्या मतलब है? मोरल का मतलब है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो समय, व्यक्ति, परिस्थिति तथा स्थान का से सबसे अधिक प्रभावित होता है। क्या कहा मैंने? ये स्टेटमेंट क्या दिया कि मोरल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे मतलब जो प्रभावित होता है। मोरल एक्चुअली वैल्यूज हमारे किन किन चीजों से प्रभावित होते हैं? तो टाइम से हो गया, परिस्थिति से हो गया, व्यक्ति से हो गया, स्थान से हो गया, समाज से हो गया, ठीक है। इन प्रक्रियाओं से प्रभावित होता है। तो अगर हम मोरल वैल्यूज ऑफ साइंस टीचिंग की बात करते हैं तो क्या क्या चीजें सामने आ जाती हैं? तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीजें सामने आती हैं। ठीक है, क्या क्या है? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हो गया, हाथ बहुत स्लिप होता है, ठीक। उसके बाद क्लीनिंगनेस, उसके बाद है पंक्चुअलिटी, कभी ठंडा भागे कभी गर्म भागे, पेशेंस, मूवमेंट निकल नहीं सके छी बाहर, छत पर भी जाए दिक्कत है, बारिश का अपना प्रयास कर रही है, ड्यूटी और सब ठीक तो। और रही घर में कोनो हल नहीं, कॉन्फिडेंस, लेकिन अपना काम, सेल्फ कंट्रोल, और लास्ट है कैरेक्टर फॉर्मेशन। कैरेक्टर फॉर्मेशन। तो साइंस एज ए मतलब साइंस की बात अगर हम करें तो उसका एक महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। मैंने अभी कहा कि वो व्यक्ति से, समय से, समाज से, परिस्थितियों से प्रभावित होता है, ठीक। तो साइंस का मोरल वैल्यू ये है कि जैसे हम बात करते हैं क्लीनिंगनेस की, ठीक है, हम इसी का उदाहरण ले लेते हैं कि क्लीनिंगनेस जो है, तो हमें क्लीनिंगनेस की हैबिट कैसे हुई? क्यों? क्योंकि साइंस ने हमें बताया कि अगर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बताया गया कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, है ना, मतलब मॉर्निंग और नाइट दोनों में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कोई क्योंकि हम साइंटिफिक एटीट्यूड में साइंटिफिक माइंडेडनेस की बात करते हैं, ठीक। तो सिर्फ ये कह देने पे कि जो फेक चीज है कि नहीं करना चाहिए, नहीं, क्यों करना चाहिए, हमें साइंस ने उसके महत्व को समझाया। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कैविटी हो जाएगी और फलाना चीज हो जाएगा, झिमकाना हो जाएगा। तो उसके महत्व को समझते हुए हमने क्लीनिंगनेस की हैबिट को जनरेट किया, ठीक है। तो चूंकि वो सिस्टमेटिक है इसलिए पंक्चुअलिटी की बात करते हैं। तो ये जितनी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, सेल्फ कंट्रोल है, कैरेक्टर फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंस है ना, ये सारी चीजें हमारे साइंस के मोरल वैल्यू के अंतर्गत आती हैं। क्लियर है? जी मैम।
लिख लिया सबने? यस मैम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कल्चरल वैल्यू, अच्छा मोरल वैल्यू की अगर हम बात करें तो एक स्टेटमेंट मैं बताऊं आपको कि विज्ञान तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सार्थक्य प्रदान करता है ना। व्यर्थ की गप्पे, आडंबर, धोखा तथा छल कपट सब कुछ उस मन का कहना है जिसको विज्ञान का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। ये स्टेटमेंट है हमारे महान दार्शनिक डटन का। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आप ये जब लिखें मोरल वैल्यू आप वहां पे लिख सकते हैं और उसके बाद ये डायग्राम बना के नीचे से 2-3 लाइनें इस डायग्राम को एक्सप्रेस करते हुए लिख देंगे। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल वैल्यू। कल्चरल वैल्यू की बात करें तो कल्चरल वैल्यू में अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें होंगी, बताओ किन किन चीजों का प्रभाव पड़ेगा? ये तो बहुत सिंपल है, तुम लोगों को भी पता है, बताओ। सोशल फैक्टर। क्या क्या होंगी बताओ ना। मैम सोसाइटी। देखो हर कल्चर के अकॉर्डिंग खान पान, रहन सहन, पहनावा और सोचने विचारने की शक्ति प्रभावित होती है। ठीक है, तो जो कल्चरल वैल्यू है उसमें हम कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑन, चलो लिखो तब क्या पता समझ में आ जाए। इफेक्ट ऑन लाइफस्टाइल, प्रभाव पड़ेगा साइंस का? यस मैम। कैसे पड़ेगा बताओ? मैम कार्य करने का तरीका डिफरेंट होगा, सोचने का तरीका डिफरेंट होगा, रहन सहन में बदलाव आएगा। ठीक है, और कौन बताएगा? शिवांशी बताओ। मैम साइंस की वजह से मतलब अगर हमारी हैबिट्स अलग होती है जैसे क्लीनलीनेस और ऑनेस्टी ये सब, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफस्टाइल में डिस्प्ले होने लगती है। ठीक है, अब ये कौन बताएगा? साइंटिफिक स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर, ये बताएगी प्रिया। मैम मतलब एक सिस्टमेटिक वे में होगा साइंस की वजह से सब कुछ। जैसे एग्जाम्पल, ये तो स्टेटमेंट हुआ, फॉर एग्जाम्पल। मैम जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं मैम, तो हम इसीलिए उठते हैं क्योंकि हमें साइंस में बताया कि इससे हमें बेनिफिट होगा मैम, इसीलिए। हाँ ठीक है ना। हमारे कल्चर ने बताया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाला हिसाब किताब है। ठीक है, तो क्यों ऐसा है, हम क्यों इस बात को मानने के लिए विवश हैं? ठीक है, हमारा कल्चर है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, लेकिन साइंस का रूल जो वहां से जुड़ा है कि जो मॉर्निंग सनरेज होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, मॉर्निंग में जो पॉल्यूशन रेट होता है वो कम होता है। ठीक, तो बहुत सारी चीजें हैं जो साइंटिफिक पहलू को कल्चरल फॉर्म में समझाता है। ठीक, बिल्कुल सही है, एग्जाम्पल भी सही दिया प्रिया ने। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, इफेक्ट ऑन perspective toward लाइफ। ठीक है, इफेक्ट ऑन पर्सपेक्टिव टुवर्ड लाइफ, जीवन के प्रति दृष्टिकोण पे प्रभाव।
बात वही है घूम घूम के, लेकिन एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा। अंकिता तिवारी बताइए। अंकिता तिवारी। यस मैम। एक्सप्लेन करो बेटा। मैम मतलब साइंस की वजह से हम मतलब हमारे सोचने के तरीके में चेंज आएगा। हम मतलब लाइफ को साइंटिफिकली सोचेंगे लाइफ के बारे में। ठीक है, तो एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं तो दिमाग में आ रहा है, भी आराम से सोच के बताओ। मेरे को नहीं आ रहा अभी। अब छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये कौन सा पर्सपेक्टिव है लाइफ का? बीमारी होने के बाद दवा खाने का इंतजार करें या ऐसा कुछ करें कि बीमारी आए ही ना? रिलेटेड विथ हेल्दी लाइफस्टाइल, है ना? प्रिया कुछ कहना चाह रहे थे? मैम वही मैम, ठीक है मैम वो जो मैम आपने कल वो भूत वाला बताया था ना, हाँ। कि ऐसे हम भूत नहीं मान लेंगे, हम साइंटिफिक तरीके से सोचेंगे कि जब तक हमारे पास कोई फैक्ट्स नहीं है तो हम उसे मान नहीं सकते हैं। इस ठीक नजरिए है ना, से क्योंकि सोचेंगे। हम फैक्ट्स पे बिलीव करते हैं। बिल्कुल सही। अब साइंस का इफेक्ट देखेंगे हम। आर्ट हो गया, स्कल्पचर हो गया, ठीक है, पेंटिंग हो गया, इन सारी चीजों पे भी साइंस का प्रभाव पाते हैं हम। क्लियर? जी मैम। आगे बढ़ सकते हैं। यस मैम। इसके बाद आता है हमारा एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू का क्या मतलब है, एक दिन और डिस्कस किया था हमने। सौंदर्यात्मक वैल्यू कौन बताएगा? गरिमा बताएगी। चलो गरिमा। यस मैम। बताओ बेटा। मैम अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा है। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य मैम से सौंदर्य संबंधित। से रिलेटेड। ठीक है, यस मैम। सौंदर्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसको हम खूबसूरती से लेते हैं, मतलब चीजों मैम को कैरेक्टर। हाँ बिल्कुल, वो भी शामिल होगा उसमें। मतलब कलेक्शन ऑफ गुड हैबिट, मतलब एक हैबिट फॉर्मेशन, इंडिविजुअल के हैबिट फॉर्मेशन की ही हम अगर बात कर लें तो उसमें उसका सिस्टमेटिक होना, उसकी ऑनेस्टी, मतलब बहुत सारे जितने भी ट्रेड्स हैं उनको अगर हम शामिल करें, ठीक है, उसका क्लीनिंगनेस, नीटनेस, मतलब वे ऑफ डूइंग थिंग्स। किसी को आप देखोगे किचन में काम करते तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, स्लैब गंदा नहीं होगा, कबर्ड गंदे नहीं होंगे। किसी को आप देखेंगे कि पर्पस है सिर्फ खाना बन जाए जी, खाना खा लें, लेकिन चीजें बहुत, तो उस काम को करते हुए उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिस्टमेटिक नहीं है, क्लीनलीनेस की हैबिट नहीं है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, सभी नहा धो के साफ सुथरे हुए पड़े बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई ऐसा भी होगा कि जिसपे इस चीज का सेंस ही नहीं होगा कि किस तरीके से प्रेजेंटेबल रहना है, तो वो जैसा उठेगा वैसा वहां पे आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सौंदर्यात्मक जो हमारा एस्थेटिक वैल्यू है उन सारी चीजों में। किसी के नोट्स को आप देख लीजिए, ले आते हैं एजुकेशनल एग्जाम्पल ले आते हैं, किसी के आप नोट्स को, कॉपी को उठाइए और देखिए, कंपेयर करके देखिए। कोई जो राइटिंग स्किल है, नोट टेकिंग स्किल है, बहुत सिस्टमेटिक होगा। कोई क्या करेगा, उसको जो कॉन्सेप्ट जहां समझ में आया, मतलब उस कॉपी को उसके अलावा कोई नहीं रीड आउट कर सकता है, ठीक है ना। तो एस्थेटिक वैल्यू हर जगह अपना रोल प्ले करता है, ठीक। तो साइंस जो है चूंकि हमें सिस्टमेटिक बनाता है, हमारे अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करता है, तो बट ऑब्वियस है कि हमारे अंदर जो एस्थेटिक सेंस है वो नेचुरली ग्रो करेगा, ठीक। तो इसमें ज्यादा कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होना और सिस्टमेटिक होना, ये दो चीज को कंसीडर कर लीजिए आप। और जितने भी हमारे साइंटिफिक प्रोसेस हैं उनको भी हम ले आएंगे, वे ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत वो हो जाएगा, तो ये सारी चीजें होंगी। ठीक,
अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा जो वोकेशनल वैल्यू है। अगर वोकेशनल वैल्यूज की बात करें तो जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम था महात्मा गांधी का, वो क्या कहता था? फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं आप, बताइए। दिमाग पे जोर डालो। मीरा मनराल, गौरव, मनीषा, अनिल। मैम एजुकेशन से व्यक्ति का मतलब पूरा विकास होना चाहिए, मतलब उसके थॉट्स में। मैम इस बस। प्रकार के एजुकेशन प्रोवाइड करना कि मैम वो अपने से लाइफ में उसका यूज कर सके, जो उसके फ्यूचर में काम आए। ठीक है। और कौन बच्चा बता रहा था? मैम उसे इस टाइप की एजुकेशन देना जिससे कि वो अपने आमदनी के लिए कुछ कर पाए। ठीक है, बिल्कुल। यानी वोकेशनल वैल्यू ये है कि उसको पढ़ने के बाद हम सिर्फ एक डिसिप्लिन की तरह अपना करें, हम उसका इस्तेमाल करें लाइफ में, जो मतलब जीविका जो हमारी चलती रहे उसके लिए भी हम उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी हम मजबूत हो जाएं उससे। ठीक, तो डिफरेंट फील्ड है जहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में। अभी तो आप किसी भी फील्ड का नाम ले लो, जिस फील्ड में आप जॉब करने जाएं तो वो साइंस और टेक्नोलॉजी से अछूता नहीं मिलेगा आपको। ठीक, तो जैसे अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में बात करें तो वहां साइंस है। उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें तो पूरा का पूरा साइंस ही है। कैसे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, एक आधा एग्जाम्पल बताओ। स्वाति कब्दल। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जितने हैं हमारे, है ना। उसके बाद इंजीनियरिंग के फील्ड में हम ले जाएं अपने आप को तो ये डिसिप्लिन वहां पे हमें अपना जीविकोपार्जन के लिए साधन मुहैया कराता है। उसके बाद रिसर्च के फील्ड में हम चले जाएं तो रिसर्च के क्षेत्र में भी हम अच्छा कर सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजी में चले जाएं या हेल्थ प्रिवेंशन में चले जाएं, तो किसी भी फील्ड में चले जाएं तो साइंस को पढ़ने के बाद हम इस फील्ड में, मतलब कि जो हमारा जीविकोपार्जन है, वोकेशनल जो वैल्यू है साइंस का, वो ये है कि साइंस को पढ़ने के बाद हम इन फील्ड में जाकर अपने लाइफ को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा, नोट्स तो मैं भेज ही दूंगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल वैल्यू लिखा था हमने, जिसमें कि हम बात कर सकते हैं, पूरा पढ़ चुके हैं, फिर मैं सिर्फ नाम बोल रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। लाइक जैसे लर्निंग बाय डूइंग है, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्यूरियोसिटी है। उसके बाद क्रिएटिविटी इनहांस करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, या सेल्फ रियलाइजेशन है, सेल्फ असर्शन है। ये सारी चीजें मनोविज्ञान के थ्रू हम जानते हैं, जो क्या है कि हमारे अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड जनरेट करता है। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अगर हम जनरेट करने की बात करें तो क्या करेंगे, बिल्कुल साइंटिफिक मेथड की तरह ही हो जाएगा, है ना। तो ये इसका साइकोलॉजिकल वैल्यू हो गई। अगर हम इंटरनेशनल वैल्यू की बात करें तो जैसे रिसर्च के फील्ड की बात करें, यहाँ पे बैठ के मेडिसिनल प्लांट पे अगर रिसर्च किया है तो वर्ल्ड वाइड उस रिजल्ट को हर कोई एसेस कर सकता है ना। उसका डेवलपमेंट जो हमारा है उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन में इसका इस्तेमाल होता है ना। तो इस तरीके से इसका इंटरनेशनल वैल्यू है। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जो पूरा साइंटिफिक जो हमारा था कि ऑब्जर्वेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, मतलब सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम है, ठीक है जी। उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मेशन है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम एनालिसिस सिंथेसिस कर रहे हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, उसका जनरलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये वैल्यू रिलेटेड टू साइंटिफिक डेवलपमेंट है, वो सिर्फ किसी प्रोसेस में नहीं, हैबिट में भी दिखाई देती है। तो ये सारी वैल्यूज थी, है ना। आपको ये आंसर को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि वैल्यूज होती क्या है ना, कितने प्रकार की होती है, और हर वैल्यू के बारे में जो डिटेल पॉइंट्स बताए हैं उनको लिख लेना है आपको। ठीक है, समझ में आया या किसी को कुछ पूछना है? समझ आ गया। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो इसका नोट्स मैं आपको सेंड कर देती हूँ। साथ में ऑब्जेक्टिव वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा, उसका नोट्स ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। आप नोट्स लिखते जाइए, असाइनमेंट बनाते जाइए। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा कौन सा है, सिलेबस है किसी के सामने?
देखो किसी के मोबाइल में। मुझे लगता है करिकुलम वाला चैप्टर होगा। चलिए कोई नहीं, करिकुलम स्टार्ट कर लेंगे कल से, ठीक है। और ये जितने टॉपिक अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ वो सब कॉमन टॉपिक लेके चल रही हूँ, जो फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस और मैथमेटिकल साइंस, मैथमेटिक्स वाले बच्चे सभी के लिए कॉमन है ये, ठीक। फिर जब अलग अलग हो जाएंगे तो जो टॉपिक डिफरेंट है वो अलग डिस्कस कर लेंगे। जैसे मैथ्स वाले बच्चों में थोड़े से वो जो मैथमेटिशियन है उनको इंक्लूड करना है, और फिजिकल साइंस में जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके भी आपको थोड़े थोड़े से उनकी जीवनी है और उनका जो वर्क है, डेवलपमेंटल वर्क है जिसपे उन्होंने रिसर्च किया, तो एक एक पेज आपको आंसर प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो उस पे बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करिकुलम, उस पे, ठीक है। प्रिया, तो आप एक वो लेसन प्लान भेज दीजिए, मैं चेक करके दोनों लेसन प्लान एक साथ डिस्कस कर लूंगी। ओके मैम। क्या चेक हो जाएगा तो आज ही मैसेज कर दूंगी, नहीं तो फिर कल की क्लास के बाद करेंगे। हाँ बोलो। मैम सेकंड यूनिट में तो वो है, क्या कहते हैं, ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक मेथड्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, मेथड्स है, मेथड्स ऑफ साइंस टीचिंग साइंस। म्यूजियम। ठीक है ठीक है, वो मेथड्स वाले चैप्टर कॉमन है, वो तीनों में है। पहले करिकुलम को पढ़ लेते हैं, फिर मेथड ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। करिकुलम का यूनिट ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है, हालांकि सारे चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। करिकुलम कर लेते हैं, फिर मेथड्स पे आएंगे। मेथड्स एक एक मेथड का एक दिन में उठाएंगे, डिस्कस करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जी मैम। जी मैम। चलिए, तो मिलते हैं कल की क्लास में। लेसन प्लान भेज दो बेटा। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।